क्या लास्ट क्लास में अपन ने नास्ट इक्वेशन पढ़ा था कि नास्ट इक्वेशन होता क्या है, उसे अपन किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं और इसे अपन को किस तरह से यूज करना है। अब नास्ट इक्वेशन का यूज करते ही अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मतलब अपन एक ऐसा रिलेशन फाइंड करेंगे जिसमें ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों आते हो। तो चलिए देखते हैं। तो नास्ट इक्वेशन अपन ने पढ़ ली थी यार। नास्ट इक्वेशन अगर 298 केल्विन पर अगर कोई पूछे कि 298 केल्विन पर नास्ट इक्वेशन क्या है, बड़े आराम से बता सकते हैं कि 298 केल्विन पर जो इक्वेशन निकली थी यार वो आपके पास थी कि E ऑफ द सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप थोड़ा सा सोचो कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इसे आप रिएक्शन कोशेंट क्यू भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन बड़ी आसान हो जाएगी। E ऑफ द सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अब इस इक्वेशन को मैं इक्विलिब्रियम पर अज्यूम कर रहा हूं। अब अगर इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम पर अज्यूम करा जाए तो इक्विलिब्रियम पर कुछ कंडीशन होती हैं यार। क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम पर? जो आपका डेल्टा जी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। और जो आपका रिएक्शन कोशेंट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, के बराबर हो जाता है। अगर आपका डेल्टा जी जीरो है, अगर आपका डेल्टा जी जीरो है, डेल्टा जी क्या होता था, माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। अगर डेल्टा जी जीरो है तो जो ई ऑफ द सेल होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, इस इक्वेशन को ही आगे बढ़ा रहा हूं, यहां देखना, इस इक्वेशन को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, तो ई ऑफ द सेल की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर तो ई ऑफ द सेल जीरो हो जाएगा, इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू की जगह क्या पुट कर रहा हूं, के पुट कर रहा हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर आगे देखेंगे अपन, तो आगे क्या जाएगा, ई ऑफ द सेल इस ये जो माइनस टर्म है उसे दूसरी साइड लेके जाऊंगा, तो हमारे पास जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के। तो लॉग के की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, ई नॉट ऑफ द सेल इंटू एन डिवाइडेड बाय 0.0591। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लॉग के की वैल्यू है, के की वैल्यू नहीं आई। अगर आप इन दोनों का एंटी लोगे तो आपके पास के की वैल्यू आएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो लॉग के इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल इंटू एन डिवाइडेड बाय 0.0591। ये एक रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में। अब यहां पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो नास्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन बनेगा उसे अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन। क्या बोला है, 298 केल्विन पर आपको ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको, गिवन है ई नोट Zn से Zn+2 जाने के लिए 0.76 वोल्ट और ई नोट कॉपर +2 से कॉपर जाने के लिए कितना है, 0.34 वोल्ट। अब ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। आपको यहां पर पहला सेल देख के रखा हुआ है जिसमें जिंक जो है वो एज अ एनोड काम कर रहा है और कॉपर जो है वो एज अ कैथोड काम कर रहा है। अब यहां पर इनकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन देके रखी हुई है। Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 0.1 मोलर और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर। अब नास्ट इक्वेशन लगाएंगे। नास्ट इक्वेशन जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन दे यार तो थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है कि यहां पर तो नास्ट इक्वेशन लगने वाली है यार दोस्त। तो नास्ट इक्वेशन लगाएंगे। नास्ट इक्वेशन तो आती है, पड़ा हुआ है 298 केल्विन पर। नास्ट इक्वेशन है ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बात करते हैं कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। एनोड पर आप देख रहे हो Zn किस में जा रहा है, Zn+2 में। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि Zn सॉलिड जो है वो Zn+2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। आप कैथोड पर देख रहे हो कि कैथोड पर क्या हो रहा है कि कॉपर +2 जो है वो कॉपर में जा रहा है। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कॉपर +2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और कॉपर सॉलिड बनाएगा। इन दोनों की रिएक्शन को जोड़ दो तो आपके पास सेल रिएक्शन आ जाएगी। सेल रिएक्शन क्या होगी, Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। कुछ लोग बोल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन कहां गए यार, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। ये कैंसिल हो गए भाई,
ठीक है, ऐड कर रहे हो, दोनों साइड आ रहे हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो सेल रिएक्शन आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन में आपको ई नॉट ऑफ द सेल जरूरत पड़ेगी और ई नॉट ऑफ द सेल आप कैलकुलेट करोगे, ये जो आपको गिवन डेटा है इन दोनों की मदद से। तो आपको ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट ऑफ द सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट ऑफ द सेल बराबर होता है यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों का स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो यहां पर हमें चाहिए Zn से Zn+2 जाने के लिए, तो Zn से Zn+2 जाने के लिए कितना गिवन है, 0.76 वोल्ट। तो यहां पर पुट करेंगे 0.76 वोल्ट और हमें चाहिए कॉपर+2 से कॉपर जाने के लिए। तो यहां पर हमें गिवन है कॉपर+2 से कॉपर जाने के लिए कितना है, 0.34 वोल्ट। तो यहां पे पुट कर दिया 0.34 वोल्ट, इन दोनों को ऐड करा तो यहां पर हमारे पास ई नॉट ऑफ द सेल आ गया कितना, 1.10 वोल्ट। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस बात पर। अभी जो अपन ने पिछला लेक्चर पढ़ा है उसमें ये देखा कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से आपका ईएमएफ चेंज हो जाता है, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब आपने यहां पर स्टैंडर्ड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं करी, 1 मोलर थोड़ी लिया है। अब यहां पर जो मोलरिटी है वो अलग अलग है कि Zn+2 की जो मोलरिटी है वो 0.1 मोलर है और कॉपर+2 की जो मोलरिटी है वो 0.01 मोलर। तब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो यार दोस्त, और कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो तो आपका ईएमएफ चेंज होगा, ये डेफिनेटली बात है। क्योंकि आप स्टैंडर्ड लेते तो स्टैंडर्ड पर तो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें 1 मोलर मेंटेन करनी होती, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी और कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी तो आपका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही चेंज करोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होगा, उन दोनों के चेंज होने से आपका ईएमएफ ऑफ सेल चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखना ई नॉट ऑफ द सेल आ गया है 1.10 वोल्ट। तो यहां पर फॉलो करेंगे ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल कितना है 1.10 वोल्ट माइनस 0.05 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एन की वैल्यू 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की जगह पर क्या पुट करेंगे, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की जगह क्या पुट करेंगे, कॉपर+2 की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये तो सॉलिड में है और सॉलिड का तो लेते नहीं है, अभी अभी देखा। ठीक है, तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर+2। तो ई ऑफ द सेल इक्वल टू 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, कितनी गिवन है भाई, गिवन है 0.1। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद रखना है कि यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी यूज करना है। यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Zn+2 का कितना है, 1 है, कॉपर+2 का कितना है, 1 है। अगर 2 होता तो उसकी पावर बन जाती, तो 0.1 की पावर कितना, 1 डिवाइडेड बाय कॉपर+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01, इसकी कॉन्सेप्ट इसकी पावर कितनी है, 1 है। सॉल्व करेंगे यार, तो 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 को लिख सकते हो 10 की पावर -1 और 0.01 को कितना लिख सकते हो, 10 की पावर -2। तो यहां से आप कैंसिल आउट कर दोगे, 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बनेगा 10 की पावर -1। तो यहां पर ये ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, log 10। तो यहां पर इक्वेशन बनेगी ई ऑफ द सेल इक्वल टू 1.10 और आप इसको डिवाइड कर सकते हो 0.0591 को 2 से, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 0.0295 log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पर सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ईएमएफ ऑफ सेल आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1.10 माइनस 0.0295 दैट इज 1.07। तो ये आपका ईएमएफ आ जाएगा सेल का। सेल का जो ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो दोस्त। वो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो आपका ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड 1.10 वोल्ट था, लेकिन जो ईएमएफ आया सेल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से वो कितना आया, 1.07 वोल्ट। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करिए, इससे ईएमएफ गड़बड़ आया है आपका। अगर आपको 1.10 वोल्ट ही मेंटेन करना है तो कॉन्सेंट्रेशन जो आयन की लेने वाले हो वो 1 मोलर लेना पड़ेगा और टेम्परेचर को 298 केल्विन लेना पड़ेगा और प्रेशर को 1 बार लेना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन से इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे ईएमएफ ऑफ सेल की। और एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट लगातार पूछा जाता है, फेमस सा क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एट 298 केल्विन इफ ईएमएफ ऑफ सेल, इफ ईएमएफ ऑफ सेल, यहां पर स्टैंडर्ड मार्क करें कि ये स्टैंडर्ड है भाई, क्या है,
ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू 0.295 वोल्ट, 0.295 वोल्ट एंड n इक्वल टू 2, देन इक्विलिब्रियम K विल बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी भाई? अपन को फॉर्मूला पता है कि log K इक्वल टू क्या होता है, E ऑफ द सेल इनटू n डिवाइडेड बाय 0.0591। तो log K इक्वल टू E ऑफ द सेल, E नॉट ऑफ द सेल कितना गिवन है, ये यहां पर E नॉट ऑफ द सेल आएगा, E नॉट ऑफ द सेल कितना है 0.295 इनटू n की वैल्यू कितनी गिवन है 2 डिवाइडेड बाय 0.0591। अगर आप 2 से इसको कैंसिल करते हो तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 0.0295, तो ऊपर है 0.295, नीचे है 0.0295, तो यहां पर log K की वैल्यू हो जाएगी 10। अब आपको log K की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है K की, तो वो क्या वैल्यू होगी, दोनों साइड log लोगे तो tan की वैल्यू कब आ सकती है, tan वैल्यू कब आएगी log में, जब tan की पावर 10 हो। तो यहां पर आप एंटी लॉग लोगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan की पावर 10। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो यार। याद रखना है log K की वैल्यू पर आकर रुकना नहीं है, क्योंकि log K की वैल्यू आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपसे क्या पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी, और K की वैल्यू, log K की वैल्यू नहीं पूछी, उसने K की वैल्यू पूछी है, तो एंटी लॉग लोगे तब आपकी K की वैल्यू निकल जाएगी। तो K की वैल्यू आ रही है 10 की पावर 10, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो बड़ी आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाबा जी ने इन्हें करवा दिया है, ठीक है। यहां पर अब बात आती है कि और क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें। मेन बात यह है कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपके उतने ज्यादा चांस बनते हैं कि जब आपसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे पाओगे। तो अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर जाएं, वहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको गिवन है, वहां से आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो टॉपिक है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, और बड़ा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में तो ज्यादा मार्क्स का भी, और ज्यादा मार्क्स लाना है तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी यार। और प्रैक्टिस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और वहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें, और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा सा मजबूत करें। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हो।